तो आज तारीख है 26 नवंबर और आज की पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है जीएसटी स्लैब्स को लेके। अभी हम लोग देखते हैं कि एक 5%, 12%, 18% और 28% से चार स्लैब्स बने हुए हैं जीएसटी के। इनको रिवाइज करने की बात चल रही है और इनको 5%, 5% ही रहेगा। 12 और 18% का स्लैब हटा के एक स्लैब ला दिया जाएगा 15% का, और एक जो 28% वाला है उसको बढ़ा के 30% कर दिया जाएगा। तो जल्दी ही 5, 15 और 30% के तीन स्लैब्स हो जाएंगे जीएसटी में। और बाय द वे ये फैसला लिया गया है जो अभी जीएसटी काउंसिल की मीट हुई और जिसको कर्नाटक के जो सीएम है उन्होंने हेड किया था, उसमें ये फैसला लिया गया है। और जीएसटी हम जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। कैस्केडिंग इफेक्ट जो डबल डबल टैक्सेस लग जाते थे उसको हटाने के लिए लागू हुआ था, बट फिर बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था जिस वजह से कई लोगों की दुकानदारी भी बंद हो गई। और बेसिकली पता है अभी जो 18% का स्लैब है, तकरीबन तकरीबन 99% प्रोडक्ट उस 18% स्लैब के नीचे ही आते हैं। और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया था इसमें। आर्टिकल नंबर 279A है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब जिसको जोड़ा गया था संविधान में इसको लागू करने के लिए। और पूरी दुनिया में कहा जाए तो फ्रांस में सबसे पहली बार 1954 में आया था जीएसटी। और इस समय तकरीबन 160 ऐसी कंट्रीज है जिनमें जीएसटी लागू है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ईडब्ल्यूएस के इनकम क्राइटेरिया को लेके। हम जानते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो बनाया था कैटेगरी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, आर्टिकल नंबर 15(6) और 16(6) दो जोड़े गए थे और उसमें इनकम क्राइटेरियाज को, मतलब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जोड़ा गया था जिसमें इनकम क्राइटेरिया 8 लाख रुपए पर साल रखे गए थे कि जो 8 लाख रुपए पर ईयर से कम कमाते हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आएंगे। तो इसको लेके काफ़ी सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकार को एक कमेटी बनानी होगी और सरकार इस इनकम क्राइटेरिया को रिविजिट करेगी, क्योंकि 8 लाख रुपए पर ईयर में तो इंडिया की मान लो जनरल की तकरीबन 95% जनता आ जाती है। तो ये क्राइटेरिया किस आधार पे बनाया है, और अगर कोई आधार नहीं है तो इनको रिविजिट करके सही किया जाए, क्योंकि फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लिख रखे हो तुम वहां पे और सभी को ले रहे हो तो फिर उसमें वीकर सेक्शन को फायदा ही कैसे होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के हाल के क्राइटेरियाज की बात करें तो जिसकी इनकम 8 लाख रुपए साल से कम है, या जिसके पास में एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है, जिसके पास में रेसिडेंशियल जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट से कम है म्यूनसिपैलिटी में, मतलब नगर निगम में, और अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो 1225 जो स्क्वायर फीट है उससे कम है, तो वो लोग सब ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ड्राइवरलेस ऑपरेशन को लेके कि अभी दिल्ली में जो पिंक लाइन ट्रेन है, बाय द वे मेट्रो ट्रेन है जो हम देखते हैं शिव विहार से चलाई जा रही है, उसको भी ड्राइवरलेस ऑपरेशन के तहत ला दिया गया है। तो अब वो मेट्रो भी ड्राइवरलेस चलेगी। और बाय द वे ये पहली नहीं है, दूसरी जो मैग्नेटा थी वो फर्स्ट थी, दूसरी ये है जो पिंक लाइन है। और इस समय बात की जाए तो दिल्ली में तकरीबन 97 किलोमीटर की टोटल जो मेट्रो है वो ड्राइवरलेस हो चुकी है, और वर्ल्ड में हम लोग 4th नंबर पे पहुंच गए हैं ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एफसी कोहली को लेके। एफसी कोहली हम लोग जानते हैं जो फादर ऑफ इंडियन आईटी बोले जाते हैं, उनको 1 साल हो गई अभी डेथ एनिवर्सरी को, तो सरकार ने उनकी मनाई भी है डेथ एनिवर्सरी। और पीआईबी में ये न्यूज़ आई थी वैसे, तो हमने सोचा थोड़ा कवर कर लें कि एफसी कोहली हम जानते हैं 19 मार्च 2024 में पैदा हुए थे। टीसीएस के को फाउंडर भी थे, उन्होंने इंडियन आईटी के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, टाटा के साथ में भी काम किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर भी उन लोगों ने कई बार कमेटियों का गठन किए गए हैं जिनमें एफसी कोहली है जो उनके हेड रहे हैं। तो फादर ऑफ इंडियन आईटी कौन है? एफसी कोहली, जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है पहली। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है आईएनएस वेला को लेके कि आईएनएस वेला को अभी कमीशन कर दिया गया है, जो एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है बाय द वे। और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कैसी है कि स्टिल सबमरीन में आती है कि हाँ वो कहीं भी जाएगी तुम पता नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा पेलोड्स वगैरह लेके चल सकती है। जमीन नॉर्मल जो सबमरीन्स होती हैं उनसे ज़्यादा डेप्थ में चलती है, उनसे तकरीबन 2000 मीटर ज़्यादा डेप्थ में चलती है स्कॉर्पियन क्लास। और स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन की बात की जाए तो जो इंडिया है और उसके साथ साथ में जो फ्रांस है, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाई है। अब बेसिकली क्या है, ये 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको कमीशन किया गया है आईएनएस वेला को। और टोटल हम लोग कितनी 6 बना रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75I, जो हम लोगों ने फ्रांस के साथ में किया था, और जिसमें हम जानते हैं कि हम लोग 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएंगे जो कि हमारी कन्वेंशनल सबमरीन में से एक होंगी। इस समय इंडिया पे कितनी सबमरीन्स हैं? तो 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं,
जिनमें 8 तो हम लोगों ने रशिया से ली थी, 4 जर्मनी से ली थी और 4 फ्रांस से ली थी, और बाकी की ये सब और बनाई जा रही हैं। और ये जो 4 फ्रांस से ली वाली बात कर रहे हैं, इनमें ही ये चौथी है जो INS फेल है। और 2007 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट 75 आई, और मेक इन इंडिया के तहत इसको 2014 में जोड़ दिया गया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेके। हम जानते हैं कल भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेके काफ़ी डाटा आया था, और आज भी कुछ डाटा आया है उसी को लेके, क्योंकि ये धीरे धीरे और चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो बेसिकली ये है कि इंडिया में पुरुषों से ज़्यादा, और अगर ऑन एन एवरेज कहा जाए तो इंडिया में तकरीबन 23 स्टेट्स और यूटी में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हो गई हैं। पर 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हो गई हैं, तो एक अच्छी बात है। और वही डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है इंडिया में। और अगर इंडिया में कहा जाए तो अब केवल 3 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें पर 1000 पे 950 से कम महिलाएं हैं, जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। और देखो बेसिकली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसका और जो हमारा सेंसस आता है उसमें अंतर क्या होता है। सेंसस इसी NFHS का एक ब्रॉड वर्जन होता है बेसिकली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये अगर सर्वे की बात की जाए तो ये कितनों पे किया गया, तो तकरीबन 6 लाख घरों पे ये सर्वे किया गया था, जिसमें तकरीबन 6100 गाँव में जाके अलग अलग जगह पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये सर्वे किया गया, जिसमें सब निकल के आया। और ये पूरा का पूरा सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और टाटा ग्रुप दोनों ने मिलकर किया है। और वहीं हम ये भी देखते हैं, ये इस सर्वे का 5th राउंड है। फर्स्ट राउंड किया गया था 1992-93 में, और ये 5th राउंड है 2021-22 में किया जा रहा है। और अभी बाय द वे ये पूरा सर्वे आया नहीं है, अभी इसका फेज 1 आया है, फेज 1 पूरा आ चुका है, और अब फेज 2 आएगा जहां तक है अगले साल तक। और अगर लास्ट इससे पहले कहा जाए तो 2015-16 में हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और अभी इस समय इंटरनेट की भी कुछ चीज़ें आई हैं इसमें, कि अगर रूरल एरिया में हम लोग जाते हैं तो पर 10 महिलाओं में केवल 3 महिलाएं ऐसी हैं जो इंटरनेट यूज कर रही हैं, और अर्बन में भी 10 में से केवल 4 महिलाएं यूज कर रही हैं। और वहीं हम लोग पुरुषों की बात करें तो ग्रामीण में हर 10 में से केवल 4 पुरुष ही हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और शहर में हर 10 में से तकरीबन 6 पुरुष हैं जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। और ऑन एन एवरेज अगर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 62% पॉपुलेशन है जो इंटरनेट का यूज कर रही है वो। और हाँ, जो पेड महिलाएं हैं, कि ऐसी महिलाएं टोटल, मतलब टोटल देश में जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से कितने % महिलाएं हैं जो पेड वर्क में अभी लगी हुई हैं। तो पिछले वाले अगर सर्वे की बात करें 2015-16 का, तो उसमें तकरीबन 20% महिलाएं थी जो मतलब नौकरियां करती थी, और इस सर्वे में तकरीबन 24% महिलाएं निकल के आई हैं जो किसी न किसी प्रकार से पेड वर्क करती हैं कहीं ना कहीं। तो दैट्स ऑल, ये कुछ नया डाटा था जो हमें जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी आई है, अमित शाह ने घोषणा की है, हमारे गृह मंत्री ने, कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको बांग्लादेश से जोड़ा जाएगा। जो अगरतला और अखूरा रेलवे लिंक परियोजना है जो बहुत समय से बात चल रही थी उसको शुरू करने की, उसकी शिलान्यास कर दिया बेसिकली, अब वो शुरू ही हो जाएगी 1-2 साल में। और बेसिकली अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बांग्लादेश से जुड़े नहीं हुए हैं। मिताली एक्सप्रेस की बात करें, बंधन एक्सप्रेस की बात करें, तो ये सब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चलती हैं अभी भी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंग्लिश चैनल को लेके। हुआ क्या ना, अभी फ्रांस से कुछ लोग यूके जा रहे थे, हम लोग जानते हैं माइग्रेशन वगैरह होते हैं, तो तकरीबन 21 लोगों की मृत्यु हो गई है, और केवल इस वजह से कि उनकी नाव पलट गई, सीधी सी बात है। तो 21 लोग माइग्रेंट्स की मृत्यु हो गई। अब वही है, यूके वाले फ्रांस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, फ्रांस वाले यूके पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इंग्लिश चैनल में बीच में मरे हैं वो लोग। और लेकिन वही मान लो बेसिकली कि वो फ्रांस के साइड थोड़ा ज़्यादा है, तो पूरी जिम्मेदारी फ्रांस की बनती है कि वे कैसे मरे, क्या मरे, इन सब की, और वो लोग आ ही कैसे रहे थे इलीगल तरीके से, ये सब चीज़ें। तो अभी यूके ने ये कहा भी फ्रांस से कि हम अपनी पुलिस भी भेजते हैं वहाँ पे, और साथ में मिलकर दोनों लोग काम करेंगे। तो फ्रांस ने साफ मना कर दिया, क्योंकि फ्रांस का हमेशा से ही मानना है कि यूके है जो, वो फ्रांस का बेसिकली यही मानना है कि यूके हमारी तरफ भेजता है, और यूके का ही मानना है कि फ्रांस हमारी तरफ भेजता है माइग्रेंट्स। और बेसिकली अगर नॉर्मली देखा जाए ना, तो ज़्यादातर लोग जो है वो फ्रांस से यूके की तरफ जाते हैं। और अगर पिछले 10 साल में बात की जाए तो तकरीबन 25,000 माइग्रेंट्स हैं जो एक से दूसरी जगह गए हैं। और अगर इंग्लिश चैनल की बात करें तो एटलांटिक ओशियन में ये आता है, यूके और फ्रांस को अलग करता है, और स्टेट ऑफ डोवर और नॉर्थ सी को भी अलग करता है ये। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है रशिया के नए एंटी मिसाइल सिस्टम को लेके। तो रशिया नया एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, उसको लेके हाल में सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। तो जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है उसका नाम है टुंड्रा। तो टुंड्रा या टुंड्रा जो भी कहते हो, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो TUNDRA इसको लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का एक पार्ट है।
और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 साल तक और भी ऐसी 6 मिसाइल्स लॉन्च की ऐसी 6 अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी जो एंटी मिसाइल सिस्टम को बताएंगी कि हाँ अंतरिक्ष से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको पहले से बता देगी, तो वो पहले से ही जाके उसको फोड़ दे। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि हम जानते हैं सोलोमन आइलैंड्स है। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में सोलोमन आइलैंड में तकरीबन अपने 50,000 सोल्जर्स भेज रहा है। और ये किस वजह से भेज रहा है? हुआ क्या, सोलोमन आइलैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, और कोरोना की प्रॉब्लम्स को देखते हुए सोलोमन आइलैंड वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह ये सब इम्पोज करने की बात कर रहा था, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया वहाँ पे। प्रेसिडेंसी की चीज़ों को जला दिया, वहाँ पे गाड़ियाँ में आग लगा दी गई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। तो इसको लेके जो सोलोमन आइलैंड के प्रेसिडेंट हैं, हम लोग जानते हैं मनासे हैं इस समय, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी, और ऑस्ट्रेलिया दोस्त है तो उसने सीधी सी बात है अपने ट्रूप्स को भेज दिया है वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। अब सोलोमन आइलैंड की बात करें तो हम जानते हैं होनियारा है जो उसका कैपिटल है, और मनासे प्रेसिडेंट हैं ही है, सिंपल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है साउथ अफ्रीका से, कि साउथ अफ्रीका में अभी कोरोना का एक नया अनयूजुअल वेरिएंट मिला है, बेसिकली जिसका नाम है B.1.1529। तो इस वेरिएंट को लेके इंडिया में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया आए थे। तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया से भी कहा है कि एकदम अच्छे से जांच करने के बाद ही उन्हें इंडिया में लिया जाए, क्योंकि कई बार जो RT-PCR टेस्ट है उसमें भी इस वेरिएंट का पता नहीं पड़ पा रहा है। मतलब ये मान लो 10 आउट ऑफ 7 टेस्ट में ही इसका पता पड़ रहा है, 3 टेस्ट में पता नहीं पड़ पा रहा है। और साथ ही साथ इंडिया में बूस्टर डोज देने की भी बात होने लगी है इन्हीं सब को चलते हुए। तो अब देखते हैं क्या होता है, बस ये नया वेरिएंट है तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए। नंबर एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये अफगान गर्ल के बारे में। एक अगर याद हो तो कुछ सालों पहले एक नेट जियो की जो मैगजीन आती है उसके एक फ्रंट पेज पे एक अफगान गर्ल की फोटो आई थी, ऐसी हरी आंखों वाली अफगान गर्ल थी, और वो काफ़ी फेमस भी हो गई थी। तो हाल ही में अफगानिस्तान में सब तालिबान की प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग जानते हैं, तो वो अफगान गर्ल भी वहाँ से भागी है, सीधी सी बात है। और अभी हाल ही में जो इटालियन सरकार है उसने उसको आइडेंटिफाई किया है इटली में, और उसको इटली की नागरिकता देने की बात चल रही है कि हाँ उसको इटली में रख लिया जाएगा जब तक अफगान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अब देखते हैं क्या होता है। तो बस मतलब एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं था, वैसे ऐसे ही मुझे लगा न्यूज़ है तो बता दें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है हिंडाल्को प्लांट को लेके, कि उड़ीसा में हम जानते हैं हिंडाल्को ने अपनी प्लांट स्थापित करने की बात की थी, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो मली पर्वत जो हिल्स हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो उसके लेकर टेंडर निकाले सरकार ने, तो हिंडाल्को ने जीत लिए थे वो टेंडर्स। तो हुआ क्या है कि उड़ीसा में अभी इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं हिंडाल्को के खिलाफ, और ये अभी से नहीं चल रहे हैं, चल तो पहले भी रहे थे, बट पहले ये थोड़े रुक गए थे, लेकिन अभी तकरीबन 42 ऐसे विलेजेस हैं जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड होने लगे हैं। तो उनको चल के ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं प्रोटेस्ट, और हिंडाल्को के प्लांट्स को बंद कर दिया गया है अभी हाल के लिए। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो ओ स्मार्ट स्कीम को लेके, ओशियन सर्विसेज मोडेलिटी एप्लीकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो वो स्मार्ट स्कीम है बेसिकली ये। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, जो ओशियन से रिलेटेड केंद्र सरकार की 7 अलग अलग स्कीमें चल रही हैं, जिसमें चाहे वेदर पॉडकास्ट की बात हो गई, चाहे ओशियन सर्विसेज की बात हो गई, चाहे मिलिट्री रिजीम की बात हो गई, तो इन चीज़ों को कैसे रेगुलेट किया जाए इनके लिए 7 अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। तो उन 7 स्कीमों को मर्ज किया जाएगा और उनको एक स्कीम नाम दिया जा रहा है ओ स्मार्ट। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है नेशनल मिल्क डे को लेके, कि आज हम जानते हैं हमारे जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया है उनका बर्थडे है, बाय द वे वर्गे कुरियन बेसिकली। तो उनका बर्थडे है आज 26 नवंबर है, तो इंडिया का नेशनल मिल्क डे भी है। और इंडिया वर्गीज कुरियन को पूरा मतलब एक तरीके से श्रेय जाता है, क्योंकि हम इंडिया में मिल्क डेफिशिएट में जीते थे, और उनकी वजह से आज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है मिल्क का। तो इन्हीं की बर्थडे पे हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। तो दैट्स ऑल। अगर आज की न्यूज़ की बात की जाए तो इतनी थी, और यहाँ से एडिटोरियल शुरू होता है हमारे। तो जो पहला एडिटोरियल आया है वो आया है डेथ सेंटेंस को लेके। देखो बेसिकली क्या हम जानते हैं, बेसिकली इसमें डेथ सेंटेंस को ये कहा गया है कि डेथ सेंटेंस क्यों नहीं होना चाहिए, डेथ सेंटेंस क्यों होना चाहिए उसकी भी हम लोगों ने बात की थी कुछ दिनों पहले एडिटोरियल में। तो आज ये एडिटोरियल मिला तो मैंने सोचा डिस्कस कर लें। देखो बेसिकली किसी भी सोसाइटी में डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब क्यों नहीं होना चाहिए, पहला तो हम जानते हैं कि एक सिंपल सा लॉजिक निकलता है कि किसी भी स्टेट ने किसी को जन्म नहीं दिया, किसी को जान नहीं दिया, तो उसको जान लेने का हक नहीं बनता। फंडामेंटल ऑफ लाइफ का वायलेशन भी है ये।
दूसरा, जहां पे डेथ सेंटेंस दिए जाते हैं, जिन भी स्टेट्स में दिए जाते हैं, वहां कोई भी ऐसा हमारे पास में डाटा नहीं है कि वहां पे डेथ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इस वजह से वहां पे उस पर्टिकुलर चीज को लेके केसेस कम होने लगे हों। ऐसा भी नहीं है। बात क्या है, जहां पे सच में केसेस कम हो रहे हैं वहां पे तो कई जगह डेथ सेंटेंस भी नहीं दिए जाते। वहां कैसे कम हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे लाए जा रहे हैं रिफॉर्म्स, जिसमें बेसिकली बदलाव लाया जा रहा है। और साथ ही साथ देखो, डेथ सेंटेंस में एक प्रॉब्लम और है, न्यायपालिका कई बार गलत लोगों को डेथ सेंटेंस दे देती है। हम देखते हैं कि इंडिया में भी जब जुल्फिकर अली भुट्टो को दिया गया था, तब उसके बाद में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे कि उनको गलत दे दिया गया था। तो न्यायपालिका भी कई बार गलत हो सकती है, और एक बार डेथ सेंटेंस देने के बाद में तुम उसको सुधार नहीं सकते। प्रॉब्लम ये भी है। तो जो एक्सेप्शनल वायलेंस होता है, देखो ज्यादातर सोसाइटी क्या कहती है कि किसी ने कोई एक्सेप्शनल वायलेंस किया है, कि हाँ किसी 6 साल की बच्ची के साथ में रेप कर दिया या किसी को बहुत ब्रूटली मार दिया, तभी उसको सोसाइटी प्रेशर बनाती है और सब लोग कहते हैं कि इनको डेथ सेंटेंस देना चाहिए। ठीक है। इंडिया में डेथ सेंटेंस देने की प्रथा कब से है? कभी से नहीं थी। इंडिया में डेथ सेंटेंस देने की बात की जाए तो इंडिया में लॉ था, लेकिन 2004 तक इंडिया में डेथ सेंटेंस नहीं दिए जा रहे थे। 2004 में एक केस आता है, धनंजय चैटर्जी का केस। और उस केस में हम लोग देखते हैं कि धनंजय चैटर्जी का केस था, उसको अब उनके नाम नहीं ले सकते मैं यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको मना किया जाता है नाम लेने से। तो ठीक है, जैसा भी है, क्योंकि उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मना किया था कि इस केस को कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस बाद में नहीं किया जाए, तो इसलिए मैं नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन बेसिकली धनंजय चैटर्जी का जो केस था वो भी एक एक्सेप्शनल वायलेंस का केस था, जिसमें हम देखते हैं पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी किसी को, और ये बहुत सुपर एक्सेप्शनल केसेस में से एक हो गया था इंडिया का तुरंत के तुरंत। फिर तब से 2004 से आज 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन 500 लोगों को डेथ सेंटेंस सुनाया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 9 लोगों को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। और जो बचे हुए जो 491 लोग हैं, वो लोग भी जेलों में डले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके केसेस और चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हायर अपील्स चल रही हैं, और वो लोग भी जेलों में डले हुए हैं, और उनके ऊपर भी अभी और कार्रवाइयां चल रही हैं। देखो, भारत में दंड विधान तो था बेसिकली, इससे हमें ये पता पड़ता है, लेकिन वो दंड विधान एक्टिव कब से हुआ डेथ सेंटेंस का? 2004 के बाद। अब जब उन लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया कि जो लोग अपने डेथ सेंटेंस जिनको मिल चुका है, उनमें से 29% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको डेथ सेंटेंस अगर दिया गया है तो या तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पे जेल में ऐसे पड़े हुए हैं और वही ना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सीधी सी बात, अगर मारना है तो मार दो। वो मेंटली बहुत परेशान हो चुके हैं। दूसरा, 8% लोग जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है वो अटेम्प्ट टू सुसाइड भी कर चुके हैं, कि उन्होंने मरने की कोशिश भी की है लेकिन उनको बचा लिया गया। 20% लोग ये चाहते हैं, जिन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया उसमें 20% लोग, मतलब 1 आउट ऑफ 5 लोग ये चाहते हैं कि मतलब वो किसी और को मार दें। वो जिन जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी या कुछ भी किया, वो लोग ये चाहते हैं कि वो हमारे सामने आ गया तो मैं तो उसे मार ही दूंगा, सीधी सी बात। और वहीं 6% लोगों की बात की जाए तो वो और ज़्यादा वायलेंट बन गए हैं जब से उनको डेथ सेंटेंस मिला है। वो वहाँ पे मतलब बेसिकली जो जेल में थे वो शांति से थे कम से कम। अब वो और ज़्यादा वायलेंट हो गए, वहाँ पे लड़ाइयाँ करने लगे हैं, जेलर्स को मारपीट देते हैं, जो और कैदी हैं उनसे लड़ते रहते हैं, लोगों को कई बार तो मार के हॉस्पिटलाइज कर दिया लोगों को, ऐसे सीन चल रहे हैं। तो तकरीबन जिन लोगों को डेथ सेंटेंस मिलता है उनमें से 60% लोग ऐसे हो जाते हैं जो मेंटली और ज़्यादा इल हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, एक एनएलयू का दिल्ली प्रोजेक्ट 39A है, उसमें चलाया गया था, बहुत पहले चलाया गया था। एनएलयू दिल्ली प्रोजेक्ट 39A नाम से चलाया गया था। उसमें ये चीज भी सामने आई थी कि जितने भी लोग किसी भी प्रकार का एक एक्सट्रीम क्राइम करते हैं उनके पीछे किसी ना किसी प्रकार का ट्रबल्ड पास्ट रहता है। तकरीबन 97% लोगों में ये पाया गया था कि जिन्होंने कोई भी एक्सट्रीम क्राइम किया था और जिन्होंने डेथ सेंटेंस मिला था, उनके पास्ट किसी प्रकार की एक्सेप्शनल चीजों से गुजरे थे, वो लगातार ट्रबल में रहे थे बचपन से ही। तो और जिन देशों में हम देखते हैं एक्सट्रीम केसेस कम हुए हैं, या जिन देशों में सच में रेप और ऐसे एक्सट्रीम केसेस को कम किया गया है, वहाँ पे जहाँ पे, और बाय द वे जहाँ पे डेथ सेंटेंस नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे क्या किया गया है? वहाँ पे शैक्षणिक स्थितियाँ सुधारी गई हैं, वहाँ सामाजिक स्थितियाँ, मानसिक व्यवहार में बदलाव लाया गया है लोगों में, और लोगों में नहीं, बच्चों में लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वही बच्चे कल बड़ा होकर तुम्हारा देश का फ्यूचर है,
वही तो देश बनेंगे, और कौन बनेगा? अब बाहर से कोई आके थोड़ी बन जाएगा। अब बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ऐसी मानसिकता लोगों में एक्सेप्शनल क्राइम करने की तभी बनती है जब वो ऐसी हरेसमेंट की सिचुएशन में रहते हैं, ऐसी ट्रबल्ड पास्ट सिचुएशन को झेल के आए होते हैं। तो इन सिचुएशन को हमें सुधारने की ज़रूरत है। किसी को डेथ सेंटेंस दे देने से केसेस तो कम होते नहीं है, ऐसा तो कोई इंस्टेंसेस है नहीं, ऊपर से केसेस तो उतने रहने ही रहने हैं। और तुमने ये और दिखा दिया कि तुम चाहते तो उस इंसान को बदल सकते थे, हो सकता है उसने कुछ एक्सट्रीम गलती की हो, लेकिन स्टेट के पास ये मौका था कि स्टेट उसकी मेंटल इलनेस को सुधारे और उसको बदले। उसको डेथ सेंटेंस देने से ये हो गया कि स्टेट उस इंसान को बदल नहीं सकता था। सीधी सी बात हो गई कि स्टेट ने ये दिखा दिया कि उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको इंसान को बदलने की, तो इस वजह से उसने डेथ सेंटेंस दे दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस एडिटोरियल में थी। बेसिकली यही कहा गया है कि जजमेंट जब देते हैं जजेस डेथ सेंटेंस जैसे, तो उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके पास्ट वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए, उसकी मेंटल इलनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि डेथ सेंटेंस देने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में क्राइम कम हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 26 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था।